जय श्री श्याम एवरीवन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 के अटेम्प्ट के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे क्या सिलेबस है, किस तरीके से अपने सिलेबस को हमें कंप्लीट करना है और इसके अलावा आपके जो भी पॉइंट्स आते हैं क्या नहीं करना है, किस तरीके से हम अपना जो 300 नंबर वाला टारगेट है उसे अचीव कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा और जैसे जैसे जो मैंने पॉइंट बताए हैं उनको फॉलो करा तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक इन द जनवरी 2025 अटेम्प्ट और वो 300 नंबर वाला सपना भी पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। अब आपको पता है कि यार जनवरी 2025 के अंदर अभी हमारे पास लगभग 5 से 5.5 महीने का समय है, क्योंकि जनवरी 25 पहला अटेम्प्ट होने वाला है तो किसी को भी डेट्स का कोई अंदाजा नहीं है। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो जनवरी 25 है स्टार्टिंग के अंदर ही होगा। अभी हम ये अपनी एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं, ठीक है जी। अगर आप ढंग से अपने सीए फाउंडेशन के सिलेबस को अभी से अपना उठाते हैं तो 3 से 3.5 महीने के अंदर आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 2-2.5 महीने का समय रहेगा हमारे पास अपनी अच्छे से रिवीजन करने के लिए और एमटीपीज देने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो 300 नंबर वाला सपना वहीं पूरा हो जाएगा अगर आपने 3-3.5 महीने में कोर्स पूरा कर लिया अच्छे तरीके से और उसके बाद रिवीजन और टेस्ट के लिए आपके पास 2 महीने का समय है। तो अब आपको पता है कि जो सीए फाउंडेशन है उसके अंदर हमारे टोटल 4 सब्जेक्ट हैं। पेपर नंबर 1 इज अकाउंटिंग, पेपर नंबर 2 इज बिजनेस लॉ, पेपर नंबर 3 इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड पेपर नंबर 4 इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। हर एक पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है। चारों के चारों पेपर जो है 100 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है जी। पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 जो है वो आपके सब्जेक्टिव पेपर है, यानी कि 3 घंटे का हमें समय मिलेगा और जिसके अंदर हमें पेपर हाथ से लिख के आना होगा। जबकि पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर है, यानी कि यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि यार एमसीक्यू क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आसान हो गया है। नहीं भाई, उतना ही डिफिकल्ट है जितना आपका ये 2 सब्जेक्टिव पेपर है। जबकि एमसीक्यू में ज्यादा डर लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं मिलते जुलते ऑप्शन के अंदर हम कंफ्यूज हो सकते हैं, आता हुआ भी गलत हो सकता है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि एमसीक्यू पेपर है तो आराम से हो जाएगा। इसके अलावा एमसीक्यू जो है यहाँ पर आपके 100 एमसीक्यू पूछे जाएंगे इस पेपर में भी और इस पेपर के अंदर भी। लगभग 2 घंटे का समय मिलेगा हमें यहाँ पर पेपर को सॉल्व करने के लिए। और हर एक जो क्वेश्चन है आपका 1 मार्क कैरी करता है और हर एक क्वेश्चन गलत करने पे यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। ठीक है जी। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर ज्यादा तुक्के मारोगे तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से मार्क्स कट भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको सबसे पहले पता होने चाहिए। ठीक है जी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जनवरी 25 का जो अटेम्प्ट है उसके अंदर हमारे पास लगभग 5 से 5.5 महीने हैं। तो अब बच्चों को लगता है कि 5.5 महीने आराम से करते हैं। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है। अभी से अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन और टेस्ट बहुत ज्यादा फोकस कर पाएंगे, तभी वो 300 नंबर वाला सपना पूरा होगा। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं, वो चारों के चारों सब्जेक्ट एक साथ उठा लेते हैं। कह रहे यार सर चारों के चारों सब्जेक्ट एक साथ उठाते हैं जल्दी खत्म होंगे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्टार्ट करना है सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट के साथ। आपको अपने जो सिलेबस है उसके अंदर 2 सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करना है। ठीक है जी। और इसके अंदर भी एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है, एक थ्योरी सब्जेक्ट और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। तो कहीं ना कहीं आपका आराम से पढ़ाई हो पाती है, अच्छे तरीके से पढ़ाई हो पाती है, दिन के अंदर एक अच्छा आउटपुट आ पाता है अगर आप एक थ्योरी प्लस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेते हैं। और उसके अंदर मैं आपको राय दूंगा कि ज्यादातर बच्चों को 1 या 2 सब्जेक्ट कहीं ना कहीं दिक्कत देते हैं, परेशान करते हैं। जैसे कि किसी को लॉ दिक्कत देता है, किसी को मैथ्स दिक्कत देता है, किसी को दोनों ही दिक्कत देते हैं। तो उसके अंदर आप क्या करिए, एक सब्जेक्ट वाला लीजिए जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो आपको अच्छा लगता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अकाउंट्स या फिर इकोनॉमिक्स, और एक सब्जेक्ट वाला लीजिए जो आपको दिक्कत दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो भी आप कर पाएंगे और जो अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं उसकी वजह से वो दोनों सब्जेक्ट आपके खिंच पाएंगे। जिसके अंदर मैं जैसे ऑप्शन देता हूँ आपको, जैसे अकाउंट्स और लॉ उठा लिया जिस बच्चे को लॉ ज्यादा दिक्कत दे रहा है, या फिर क्वांटम इकोनॉमिक्स उठा लिया। बेसिकली एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करना है। शुरू के 30 डेज सिर्फ आपको इन 2 सब्जेक्ट को ही करना है, तीसरे चौथे सब्जेक्ट के बारे में सोचना भी नहीं है। 30 डेज बाद आप देखेंगे कि ये 2 सब्जेक्ट के अंदर मेरा 50% 60% सिलेबस आराम से हो गया होगा अगर आप रेगुलर 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो। और वो आपको पता है सीए के अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। फिर भी मैं टाइम को कहीं ना कहीं इतना ज्यादा बाउंड नहीं करूंगा, आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करिए, आराम से हो जाएगा। इसके बाद 30 डेज बाद आपको तीसरा सब्जेक्ट उठाना है। 15 दिन तक, अब आपको 30 डेज के बाद जो 15 दिन है इसके अंदर 3 सब्जेक्ट चलेंगे आपके, जो स्टार्टिंग के 2 हैं और एक तीसरा जो आपने उठा लिया है। ठीक है जी। इन 15 दिन के बाद फिर आप चौथा सब्जेक्ट उठाएंगे। अब जब आप चौथा सब्जेक्ट उठा रहे होंगे ना, तो आप देखेंगे जो स्टार्टिंग में 2 सब्जेक्ट मैंने उठाए थे उसमें से मिनिमम एक सब्जेक्ट खत्म हो गया होगा। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, रिवीजन आप अच्छे से वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं उस सब्जेक्ट की। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप स्ट्रेटजी फॉलो करिए कि स्टार्ट कैसे करना है और कैसे कैसे अपने सब्जेक्ट को उठाना है। इसके बाद अब जैसे मैंने बताया अप्रॉक्स 5.5 महीने का समय है, जिसके अंदर हम ट्राई करेंगे हमारा जो सिलेबस है वो 3 से 3.5 महीने में खत्म हो जाए। बाकी टाइम हम रिवीजन और एमटीपी पे देंगे और अपने मार्क्स को इंप्रूव करेंगे। ठीक है जी। इसके अंदर आपको करना क्या है, आपको ऐसा नहीं है कि आपने बस क्या करा, आपने लेक्चर देख लिए। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी लेक्चर ले रहे हैं, कहीं से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बट कंसेप्ट के बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी है, टेस्ट भी देना है, रिवीजन भी करनी है। तो व्हाट यू हैव टू फॉलो इज, सबसे पहले कंसेप्ट। बच्चों को लगता है कि 100% जो वेटेज है ना वो कंसेप्ट की है। नहीं भाई, जिस भी बच्चे को लगता है ना 100% वेटेज कंसेप्ट की है, 1-2 अटेम्प्ट लगने के बाद समझ आ जाता है कि भाई किसी से भी पढ़ लो कोई फायदा नहीं होने वाला है जब तक खुद से मेहनत नहीं करेंगे। तो कंसेप्ट की वेटेज हमारे हिसाब से 30 to 40% है, मैं 30% कहता हूं। इसके बाद मेरे बच्चों प्रैक्टिस की बात आती है। प्रैक्टिस मतलब आपको खुद से जो हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके अंदर आप आईसीए मॉड्यूल,
आरटीपी, एमटीपीज, पास्ट एग्जाम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमटीपी। सिर्फ आप ये करिए, आईसीआई के क्वेश्चंस के अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छी से अच्छी रिफ्रेशर, खराब से खराब रिफ्रेशर, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आपको सिर्फ आईसीआई को फॉलो करना है। आईसीआई कभी भी अपने मटेरियल से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको आईसीआई मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। ठीक है जी। अगर आप सिर्फ स्टार्टिंग के अंदर आपके पास समय कम होता है तो हम तो आपको सिर्फ यही कहेंगे, उस समय आप सिर्फ आईसीआई कर लीजिए और प्रीवियस 2-3 अटेम्प्ट के आरटीपी, एमटीपी देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। तो सबसे पहले कंसेप्ट, उसके बाद प्रैक्टिस जो 30% की वेटेज रखेगी, उसके बाद टेस्ट जो 20% की वेटेज रखेगा और रिवीजन 20% की वेटेज रखेगी। आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, आपके सबसे पहले आपने कंसेप्ट देखा, आपको लगा मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, नहीं। उसके बाद आपने सारे के सारे क्वेश्चन बनाने हैं आईसीआई मॉड्यूल के, आरटीपी के, एमटीपी के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। देन उस चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, उसे चेक करना है, उसके अंदर जहां जहां गलतियां उसे इंप्रूव करना है, और उसके बाद आपको वीकली बेसिस पे उस चैप्टर की रिवीजन करनी है। तब जाके आप कहेंगे कि हाँ यार, ये वाला मेरा चैप्टर अब सही तरीके से पकड़ में आ गया है, कंप्लीट हो गया है। यही तरीका है मेरे बच्चों। ठीक है जी। कंसेप्ट के लिए आप YouTube से देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है जी। पूरा का पूरा सिलेबस लगभग हमने दे रखा है, तो वहां से देख सकते हैं। फिर भी आपको लगता है नहीं यार कहीं से पेड लेक्चर्स लेने हैं, तो आप OTT को रेफर कर सकते हैं, सीए फाउंडेशन OTT। आपको पता होगा 450 रुपीज पर मंथ के अंदर आपको चारों सब्जेक्ट के लेक्चर्स मिलते हैं, फिर डाउट क्लासेस। ठीक है जी। तो आपको कहीं ना कहीं सारों सब्जेक्ट के लेक्चर्स में मल्टीपल फैकल्टी ऑप्शन मिल रहा है सिर्फ 450 रुपए के अंदर। तो आप कंसेप्ट के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप इसको रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो आप जैसे मर्जी करिए, बट ये चारों पॉइंट्स को जरूर फॉलो करिएगा, बार बार कह रहा हूं। अब बात करेंगे सिलेबस की, कि सिलेबस क्या है और उसे कैसे करना चाहिए। तो सिलेबस सबसे पहले अगर मैं बात करूं अकाउंट्स की, अकाउंट्स का पूरा सिलेबस आईसीआई मॉड्यूल ने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। वन इज मॉड्यूल 1 एंड वन इज मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 की जो वेटेज है वो 45 to 50% है, एंड मॉड्यूल 2 की वेटेज जो है मेरे बच्चों वो 50 to 55% है। आपको लगेगा कि सर मॉड्यूल 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मॉड्यूल 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर लेंदी चैप्टर्स है। मॉड्यूल 1 के अंदर ना बेसिक चैप्टर्स है, और मैं आपको कहूंगा, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, जैसे अभी तो टाइम है ही, तो आप स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 1 से मेरे बच्चों। मॉड्यूल 1 के अंदर बेसिक चैप्टर्स हैं, जैसे कि सबसे पहले बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जो भी बच्चा नया है, जिसके अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, उसको तो करना ही है, बट जिसको अकाउंट्स की नॉलेज है, जो अपने आप को अकाउंट्स का अच्छा समझता है, उसको भी अकाउंट्स को यही मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करना है। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स करनी है। ठीक है जी। उसके बाद जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट, ये वाले चैप्टर्स मॉड्यूल 1 की वेटेज रखेंगे। ठीक है। चैप्टर छोटे छोटे हैं, आराम से हो जाएंगे। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स है, बहुत सारे चैप्टर्स इसके अंदर। इन्वेंट्री को अगर मैं छोड़ दूं तो लगभग आपने 11-12 में आपने पढ़े होंगे। ठीक है जी। तो आपको लगेगा यार ये तो आते हैं, बट आपको इतना इसे हल्के में नहीं लेना है। ठीक है ना। आईसीआई जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पता भी लगेगा कहाँ नंबर काट लिए, कुछ नए पॉइंट्स ऐड होते हैं। अगर आपके 11-12 में भी पड़ी हुई है ना अपने अकाउंट्स, तब भी आपको इसे अच्छे से करना है। आईसीआई मॉड्यूल को कंप्लीट गो थ्रू करना है, उसके अंदर कोई शक नहीं है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, आईसीआई मॉड्यूल को हमेशा फॉलो करिए, हमेशा फॉलो करिए, कुछ भी हो जाए चाहे। ठीक है। हाँ जी। मैंने आपको बता ही दिया कंसेप्ट। आप OTT से कर सकते हैं या फिर YouTube से, जैसे आपको सही लग रहा है। प्रैक्टिस के लिए आप आईसीआई मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं, और उसका भी एक सब्स्टिट्यूट आता है, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। आपने सुना ही होगा। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर आईसीआई मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको एक जगह, वीडियो सॉल्यूशन के साथ। और उसके अलावा डाउट क्लासेस की भी सुविधा मिल जाती है अगर आप किसी सब्जेक्ट की परफेक्ट प्रैक्टिस ले रहे हैं तो। ठीक है जी। तो आप ऐसे कर सकते हैं। टेस्ट जरूर देना है और उसके बाद रिवीजन भी जरूर करनी है। उसके बाद आपको करना है मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 के अंदर आता है एनपीओ। अगर आपने यहाँ पर फाइनल अकाउंट कर लिया है तो एनपीओ आपके लिए आसान रहेगा। देन कंपनी अकाउंट, देन पार्टनरशिप, देन इनकम्प्लीट अकाउंट। अगर आपके पास समय कम है, मॉड्यूल 1 करिए, मॉड्यूल 1 के बाद आप एनपीओ करिए, एनपीओ के बाद कंपनी अकाउंट करिए, पार्टनरशिप इसके बाद करेंगे। पहले कंपनी अकाउंट्स करिए। कंपनी अकाउंट्स में देखो आपके ना 2-3-4 चैप्टर हैं, 3-4 यूनिट्स हैं। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बोनस इशू, राइट इशू। बट सबसे ज्यादा जो वेटेज है कंपनी अकाउंट्स में वो इशू ऑफ शेयर्स की ही है अभी भी। इशू ऑफ शेयर को बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स करते ही इशू ऑफ डिबेंचर अपने आप हो जाएगा। उसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस इशू, राइट इशू, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो कंपनी अकाउंट्स की वेटेज 10 से 15 नंबर की आराम से हो जाएगा। अगर आप जैसे 2 सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपने पहले 30 डेज के अंदर अकाउंट्स लिया है, तो मॉड्यूल 1 पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, मॉड्यूल 2 का एनपीओ तक खत्म हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप देखिएगा आप 50% से ज्यादा सिलेबस होगा आपका 30 डेज में हो गया अकाउंट्स का। इसके बाद कंपनी के बाद आप पार्टनरशिप देख सकते हैं। पार्टनरशिप के अंदर वही आपका बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन अब नया ऐड हुआ है, और उसके बाद आता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ठीक है जी। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड नया चैप्टर है, पहले इंटर में हुआ करता था, बट कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी हो जाएगा। अकाउंट्स के अंदर ध्यान देना कि आप जब पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो वहां पर आप मार्क करते चलिए कि यार ये वाला क्वेश्चन यूनिक है, लेंदी है, तो मेरे को दिक्कत दे रहा है। रिवीजन के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं ये मार्किंग वाले क्वेश्चन। जिसकी AR 14 आती है, जिसकी AR 1 भी आती है ना, हमेशा वो बच्चा यही कहता है। ठीक है जी। क्या कि मैंने वो रिवीजन के लिए आपने कहीं ना कहीं अपने सारे का सारा मटेरियल पहले ही तैयार कर रखा था। बात करें उसके बाद लॉ की मेरे बच्चों, तो लॉ के अंदर आपको ये सिलेबस है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, LLP, पार्टनरशिप, कंपनी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट।
देखो लॉ के अंदर ना बच्चों को क्या लगता है, समझ सबको आ जाती है, लॉ बहुत अच्छे लगते हैं, मजा आता है ना, कोर्जन के बारे में पढ़ते हैं, फ्री कंसेंट के बारे में पढ़ते हैं, अच्छा लगता है सुनने में। बट ना पेपर के समय कहीं ना कहीं सबकी हवा टाइट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम इसे समझने पे सारा का सारा ध्यान लगाते थे, हमने राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान ही नहीं दिया होता है। आपको लॉ के अंदर अगर आप 6 नंबर लाने हैं, देखो इस बार भी लॉ के अंदर बहुत सारे बच्चों के 80+ नंबर आए, सिर्फ रीजन एक था, ये राइटिंग प्रैक्टिस। लॉ में जिस भी बच्चे को दिक्कत आ रही है, नहीं भी आ रही है, स्टार्टिंग से आदत बनाइए राइटिंग प्रैक्टिस की, जो मैं पढ़ूंगा उसे लिखूंगा, तो बिलीव मी राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद लॉ आपकी इतनी दमदार शानदार हो जाएगी ना कि पेपर के अंदर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट यही लगेगा कि औरों को दिक्कत देता होगा, मेरे को बहुत आसान लग रहा है। इसके अंदर सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, देखो अभी टाइम है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। आप इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बहुत ही एक बेसिक चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाता है, तो एक बेसिक चैप्टर है, ज्यादा वेटेज नहीं है, बट पढ़ाई स्टार्ट कब कर सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे लेंदी चैप्टर है आपका, लगभग 1.5 महीने 2 महीने भी लग जाते हैं, 9 यूनिट्स हैं इसके अंदर। टाइम है 100% इसी के साथ करिएगा। टाइम नहीं बचता हमारे पास अगर, तो आप क्या करिए, बाकी के एक्ट आप एक साइड रख दीजिए और सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक साइड रख दीजिए, बराबर का टाइम लगता है करने में। तब समझ के चलिए स्टार्टिंग में टाइम है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बेसिक्स ऑफ लॉ हमें यहाँ पर बताया जाता है, समझाया जाता है, तो अच्छा लग रहा होता है। टाइम है तो करिए, बट मैं बार बार बता रहा हूँ टाइम लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान देना। आईसीए के सारे क्वेश्चन हाथ से लिख के देखने हैं एक बार मिनिमम। आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईसीए का मतलब ये होता है, या फिर पीपी आपको जो परफेक्ट प्रैक्टिस मैंने आपको बताई वो आप कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन आप सारा का सारा आपको वहां पर मिल जाते हैं, विद वीडियो सॉल्यूशन समझाया जाता है कि आपको सॉल्यूशन में क्या लिखना है, तो वो भी देख सकते हैं। इसके अंदर शॉर्ट सक्सेस का सिर्फ एक तरीका है, राइटिंग राइटिंग राइटिंग, दिस इज द नेसेसरी रिक्वायरमेंट इन लॉ। जितनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना, आपने जो पढ़ा है उसे लिख के देखिए हाथ से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, मैथ्स स्टैट्स एलआर 3 पार्ट्स में हमारा सब्जेक्ट डिवाइडेड है। 40% वेटेज मैथ्स की है, 40% स्टैट्स की है, 20% एलआर की है। इसके अंदर आप स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चों स्टैट्स से, ठीक है जी। अब इसके अंदर आपको पता है हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40 लाने हैं, तो अगर आपके स्टैट्स और एलआर में ही 40 आ गए तो जरूरी नहीं है कि मैथ्स के अंदर आपको 40 में से कुछ अलग आपको नंबर लाने पड़ेंगे। बेसिकली बताना ये चाह रहा हूं जिसको मैथ्स का फोबिया है, भाई कोई दिक्कत नहीं है, स्टैट्स एलआर करके भी तो पास हो सकता है। मैथ्स के 1-2 चैप्टर कर लियो, आराम से नंबर आ जाएंगे, चिंता वाली बात नहीं है। स्टार्ट करनी है आपको स्टैट्स के अंदर। स्टैट्स के अंदर मैंने कुछ चैप्टर लिखे हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके बाद डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, आपके बाद स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा एंड इंडेक्स नंबर। इसके अलावा भी कोई 2 चैप्टर हैं जैसे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, बट वाला चैप्टर बाद में, पहले ये वाले चैप्टर करिए, आसान है। स्टैट्स के अंदर बच्चों को दिक्कत कब आती है, जब वो फॉर्मूले को याद नहीं रखते हैं। आपको फॉर्मूले के लिए क्या करना है, एक जगह पे लिख के रख लीजिए सारे फॉर्मूला और रेगुलर बेसिस पे उन्हें पढ़िए, रिवाइज करिए, बार बार करेंगे, याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देन स्टैट्स के अंदर, स्टैट्स के अंदर बार बार बता रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ सेट ए और बी करना है मॉड्यूल का, सेट सी और एडिशनल क्वेश्चन बैंक करने की जरूरत नहीं है स्टैट्स के अंदर, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर वो 5-6 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है जी। उसके बाद करनी एलआर, एलआर के अंदर नंबर सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन एंड सिटिंग अरेंजमेंट। 4 छोटे छोटे चैप्टर है, 20 नंबर की वेटेज है, हर एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन आने हैं, शॉर्ट, तो बहुत ही आसान है, 3-4 दिन में आप ढंग से कर सकते हैं एलआर, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैथ्स के अंदर आपको सबसे पहले करना है रेशियो, प्रोपोर्शन, डाइसिस, लॉगरिथम, देन मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जिसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं आप, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। आपने मैथ्स स्टैट्स एलआर का जो मैंने सिलेबस बताया है ये कर लिया है, तो आराम से 60% का सिलेबस आपने कर लिया है, तो पास तो आप यहीं हो जाएंगे। और इसके अंदर करने में, चाहे आपने 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ी है, बट ये वाले सारे चैप्टर वाले हैं जो 10 से पहले आपने पढ़ लिए थे, ठीक है जी, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से हो जाएंगे। इसके बाद आप रिमेनिंग चैप्टर्स को करिएगा, जैसे स्टैट्स के प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मैथ्स के अंदर इक्वेशन, सीक्वेंशियल सेट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो सारे चैप्टर हैं। बट पहले वो वाला कर लीजिए, ये वाली स्ट्रेटजी उनके लिए जिनको मैथ्स का फोबिया है। पहले स्टैट्स करिए, स्टैट्स के अंदर वाले चैप्टर बताए जो, फिर एलआर करिए, फिर मैथ्स के चैप्टर करिए, फिर ये वाले चैप्टर करिए। मैथ्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको सबसे पहले आईसीए मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे करने हैं। स्टैट्स के अंदर मैंने आपको बता दिया, आपको सेट ए और बी करना है, सी और एडिशनल क्वेश्चन बैंक नहीं करना है। मैथ्स के अंदर रेशियो, प्रोपोर्शन, डाइसिस, लॉगरिथम, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का सारी एक्सरसाइज तो करनी है, इसका एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी करना है, स्पेशली मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी चैप्टर्स के आप सारी एक्सरसाइज करिए, आपको एडिशनल क्वेश्चन बैंक करने की कोई जरूरत नहीं है, बट आईसीए मॉड्यूल के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको इसे करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, 1-2 बार 3 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार। टेस्ट रेगुलर देते रहना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चों इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की, तो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है ना, कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा अलग हो गया है। पहले आपका इको के साथ बीसी को हुआ करता था, तो आप एंड में ही पढ़ते थे, आप हो जाता आपका क्लियर, बट अब कहीं ना कहीं ना इको के अंदर आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स है, तो आपको इन तीनों की तीनों चीजें करनी है, तो आपको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। देखो आपकी इको स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी बात है, बट आपको इसे स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। आप इसे ये नहीं छोड़ सकते कि आखिरी टाइम में पढ़ूंगा और मेरे को समझ आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, नहीं, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है। हाँ, एज कंपेयर टू बाकी सब्जेक्ट ये आसान रहेगा आपके लिए अगर आपने इको पढ़ी हुई है तो, बट स्टिल आपको पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही, इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन इसके आप आईसीए मॉड्यूल के सारे कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें नहीं मिलते हैं ज्यादातर देखने को, स्कैनर के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा आरटीपी एमटीपी बहुत कम आता है, एमटीपी आ जाता है, आरटीपी नहीं देखने को मिलता है इसका
वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा। बेसिकली इसमें आईसीएम मॉड्यूल को बेस मान के आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसकी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर हमने क्या खास कर रखा है, अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर हर एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन जैसे दिए गए हैं, तो आपको हर जगह मिलता है कि यार ये एक ऑप्शन सही क्यों है, बट हमने बताया बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों है। तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं बीपी का, तो आपके उसके साथ 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो ये फायदा मिलता है कहीं ना कहीं पीपी बुक का, अगर आप इस सब्जेक्ट के लिए देखते हैं तो। जिसकी इकोन में दिक्कत आ रही है, पीपी बुक आप रेफर करिए, मजा आ जाएगा, अच्छा लगेगा आपको। चैप्टर की बात करें, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो हम 11th-12th में पढ़ते थे। इसके अलावा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑन डिफरेंट मार्केट्स, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, इसके अलावा मनी मार्केट, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल ट्रेड, बिजनेस साइकिल। ये आपके चैप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है जी। ये माइक्रो के हैं, ये आपका नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, ये आपके मैक्रो के हैं। और इंडियन इकोनॉमी आपका इंडियन इकोनॉमी है ही पूरा का पूरा, एक ही तरफ एक ही चैप्टर डाला है उसके नाम का, अलग अलग उसकी बाइफिकेशन नहीं करी है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है। तरीका मैंने बताया, अकाउंट्स के अंदर मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करना है, देन मॉड्यूल 2 पे आना है। लॉ के अंदर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट करना है, थोड़ा लेंदी है। अगर लग रहा है कि यार नहीं मेरे पास टाइम कम है, तो आप बाकी एक्ट्स को उठा लीजिए, जैसे सेल्स गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, ये वाले एक्ट कर लीजिए। मैथ्स के अंदर बता दिया, इको में बता दिया। तो ये तरीका रहेगा। बेसिकली मेन क्या चीज़ है, आपको ये समझने वाली बात है हर एक बच्चे के लिए, अगर आप स्टार्टिंग में ही इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे ना, तो कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। कंसेप्ट, प्रैक्टिस, टेस्ट, रिवीजन। कंसेप्ट सबसे पहले करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद टेस्ट उससे भी ज्यादा जरूरी है, और टाइमली रिवीजन करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। चारों चीजें ना कहीं आपका कंपाउंडिंगली बढ़ रही है। जितना कंसेप्ट जरूरी है उससे ज्यादा पीपी परफेक्ट प्रैक्टिस जरूरी है, उससे ज्यादा टेस्ट जरूरी है, उससे भी ज्यादा रिवीजन जरूरी है। तो इस सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो 100% तरीके से चीजें कर पाएंगे। और मैंने आपको बताया कंसेप्ट के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप ओटीटी को रेफर कर सकते हैं, जो बहुत ही सस्ता कोर्स है। हमने रिवोल्यूशन लाने की कोशिश करी है पूरी सी इंडस्ट्री में। एक 450 रुपए के अंदर आपको चारों सब्जेक्ट के लेक्चर मिल रहे हैं, मल्टीपल फैकल्टी ऑप्शन, आईसीएम मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन के साथ। तो कहीं ना कहीं आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट वहां पूरी हो जाती है। उसके अलावा वहां पर जो नया एडिशन करा गया था, वैल्यू एडिशन, जिसके अंदर आपको लाइव डाउट क्लासेस की भी सुविधा मिल रही है वहां पर, ठीक है जी। तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये आप चीजें करेंगे तो 100% तरीके से आप जनवरी 25 निकाल पाएंगे। उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, समझ आएगी, और आप जनवरी 25 के अंदर 100% तरीके से अपना अटेम्प्ट देंगे और पहले अटेम्प्ट में से क्लियर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम, थैंक यू सो मच।